स्वर्णिम अपने घर का इकलौता बेटा था। उसकी एक बहन थी रुशाली, जिसकी पिछले ही वर्ष शादी हुई थी। स्वर्णिम अभी 24 वर्ष का ही था और वह संभावना से बहुत प्यार करता था। संभावना और स्वर्णिम बचपन से साथ पढ़े थे और पढ़ाई पूरी करने के बाद स्वर्णिम ने अपना फैमिली बिजनेस संभाल लिया था, जिसे आज तक उसकी मम्मी संभाल रही थी, क्योंकि उसके पापा उसके पैदा होने के कुछ सालों बाद ही गुजर गए थे। संभावना की पढ़ाई पूरी होने के बाद संभावना के घर वाले उसका रिश्ता देख रहे थे। स्वर्णिम और संभावना एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे और एक दूसरे से ही शादी करना चाहते थे, लेकिन संभावना के घर वालों को शादी की बहुत जल्दी थी। इसलिए संभावना स्वर्णिम पर जोर डाल रही थी कि वह अपने घर में बात करे और रिश्ता लेकर उसके घर आए। स्वर्णिम ने अपनी मम्मी से बात की कि वह संभावना से शादी करना चाहता है, तो वह उसका रिश्ता लेकर संभावना के घर चले, क्योंकि उसके घर वालों को शादी की जल्दी है और वह हर हाल में संभावना से ही शादी करेगा। यह सब कुछ सुनकर स्वर्णिम की मम्मी स्नेहा जी थोड़ी दुखी हो गई। उनसे कुछ बोलते नहीं बना और वह चुपचाप कमरे में चली गई। स्वर्णिम हैरानी से अपनी मम्मी की ओर देख रहा था कि वह उसकी शादी की बात सुनकर इस तरह से अपने कमरे में क्यों चली गई। स्वर्णिम ने अपनी दादी माँ की तरफ रुख किया और अपनी दादी माँ से बोला, दादी माँ, मम्मी को तो मेरी शादी की बात सुनकर खुश होना चाहिए। उनकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी पूरी हो जाएगी। ठीक है, मैं थोड़ा जल्दी बोल रहा हूँ, लेकिन अब लड़की वालों को जल्दी है, तो मैं क्या करूँ। वैसे भी रुशाली की शादी तो पिछले वर्ष ही हो चुकी है, तो अब मेरी शादी करने में कोई दिक्कत भी नहीं है। तो फिर मम्मी ऐसा अजीब व्यवहार क्यों कर रही हैं। स्वर्णिम के दादी माँ ने स्वर्णिम से बोला, इसमें तेरी मम्मी की कोई गलती नहीं है। हमारे साथ ही कुछ ऐसा हुआ है कि हम दोनों सास बहू बहुत डर चुके हैं, और अब तू इसे अंधविश्वास कह ले या हमारा डर, हम दोनों तेरी शादी करने में बहुत डर रहे हैं और चाहते हैं तेरी शादी कम से कम 25 वर्ष के बाद ही हो। यह सब कुछ सुनकर स्वर्णिम हैरान हो गया और उसने अपनी दादी माँ से बोला, ऐसा क्या हो गया कि आप लोग इतना डर रहे हो। स्वर्णिम की दादी माँ ने बोला, बेटा देख, बात कुछ ऐसी है कि तेरे दादाजी अपने पिताजी के इकलौते बेटे थे, क्योंकि तेरे दादाजी के पिताजी यानी कि मेरे ससुर जी काफ़ी कम उम्र में ही गुजर गए थे। इसलिए तेरे दादाजी के अलावा उनकी कोई संतान नहीं हुई। तेरे दादाजी की माँ ने उन्हें अकेले पाल पोस कर बड़ा किया था। भगवान की दया से हमारे पास अच्छी खासी धन संपत्ति है, तो तेरे दादाजी की परवरिश में उनकी माँ को कोई दिक्कत नहीं आई थी। उसके बाद तेरे दादाजी की शादी मुझसे हुई। उस वक्त तेरे दादाजी की उम्र करीब 22 साल थी और उसके बाद तेरे पिताजी का जन्म हुआ और उसके बाद तेरी बुआ का जन्म हुआ। तब तक तेरे दादाजी की उम्र 25 साल की हो गई थी, लेकिन एकाएक तेरे दादाजी की भी मृत्यु हो गई और हमारे ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। फिर मैंने तेरे पापा और बुआ को अकेले पाल पोस कर बड़ा किया और फिर तेरे बुआ की शादी कर दी और फिर तेरे पापा की भी शादी कर दी, स्नेहा यानी कि तेरी मम्मी के साथ। तेरे पापा की शादी के वक्त तेरे पापा की उम्र भी करीब 22 वर्ष थी और फिर तेरा और रुशाली का जन्म हुआ और रुशाली के जन्म के अगले ही साल मेरा बेटा 25 वर्ष का हुआ और फिर उसकी भी एकाएक अकाल मृत्यु हो गई। उसके आगे का तो तुझे पता ही है। स्नेहा ने कितनी मेहनत से तुम दोनों भाई बहनों को अकेले पाल पोस कर बड़ा किया है, लेकिन 3 बार हमारे घर में ऐसा हादसा हो चुका है कि हमारे घर के पुरुष 25 वर्ष की आयु में मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं और फिर एक लड़की बहुत कम उम्र में विधवा हो जाती है। उसकी पूरी ज़िंदगी अकेले तन्हाइयों में बच्चों की जिम्मेदारियां उठाते हुए गुजरती है और अकेले ज़िंदगी काटना बहुत मुश्किल होता है। पता नहीं क्यों हम दोनों सास बहू को डर लगता है कि कहीं तेरी शादी के बाद तेरी भी मृत्यु ना हो जाए। इसलिए हम दोनों ने तय किया है कि हम तेरी शादी 25 वर्ष की आयु के बाद ही करेंगे, ताकि किसी लड़की की ज़िंदगी ना खराब हो। क्या पता हमारे ख़ानदान में किसी श्राप का असर हो कि हमारे साथ ऐसा सब कुछ हो रहा है। क्या दादी माँ, कैसी अंधविश्वास की बातें कर रही हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। दादाजी, पापा वगैरह सब दुर्भाग्यवश कम उम्र में इस दुनिया से चले गए। अगर ऐसा होता तो सदियों से हमारे घर में ऐसा चल रहा होता, पर ऐसा नहीं है। यह सब कुछ आपका वहम है और कुछ नहीं। स्वर्णिम की माँ स्नेहा जी तब तक कमरे से बाहर आ चुकी थी और उन्होंने बोला, काश तेरा बोला सच हो और यह सब कुछ हमारा वहम ही हो, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं
कि तू 25 वर्ष के बाद ही शादी करे और ईश्वर तुझे लंबी आयु दे, क्योंकि हम दोनों सास बहू को बहुत डर लगता है, इसलिए हम तेरी शादी नहीं करना चाह रहे। थोड़ा इंतज़ार कर ले तू। लेकिन स्वर्णिम तो संभावना से शादी करने के लिए व्याकुल था और संभावना भी स्वर्णिम से शादी करने के लिए अडिग थी। उसके घर वाले उसकी शादी की जल्दी मचा रहे थे। स्वर्णिम ने जब संभावना को अपनी मम्मी और दादी की कहानी बताई और उनका डर बताया तो संभावना ने बोला, या तो अंधविश्वास की बातें होती है, भला ऐसा कैसे हो सकता है। और मेरे घर वाले तो अगर यह बात जान भी गए कि तुम्हारे घर में ऐसी कोई समस्या है, तब तो वह किसी भी हाल में तुम्हारी और मेरी शादी नहीं होने देंगे। और रही तुम्हारे 25 वर्ष के होने की बात, तो इतना इंतज़ार तो मेरे घर वाले किसी कीमत पर नहीं करेंगे। अब अगर हमें शादी करनी है तो अभी ही करनी होगी, वरना फिर हमें एक दूसरे को भूलना पड़ेगा। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। स्वर्णिम बहुत परेशान हो चुका था और वह संभावना को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता था। स्वर्णिम ने अपनी बहन रुशाली और उसके पति हर्षित से भी बात की। यह सब बात सुनकर रुशाली और हर्षित हैरान हो गए कि ऐसा भी हो सकता है। उन्हें भी यह बात आज तक पता नहीं थी, पर उन लोगों ने भी बोला, यह सब तो अंधविश्वास की बातें होती है। और वह लोग स्वर्णिम और संभावना की शादी के पक्ष में थे। आखिर जब बेटा बेटी दामाद सब एक तरफ हो गए तो स्वर्णिम की माँ और दादी को शादी के लिए हाँ करनी ही पड़ी, क्योंकि उनका डर तो स्वर्णिम को लेकर था। और वह डर तो जब तक स्वर्णिम 25 वर्ष पार नहीं कर लेता तब तक बना ही रहता। शादी तो वह इसलिए टाल रहे थे क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि किसी लड़की की ज़िंदगी खराब हो। खैर, संभावना अब स्वर्णिम की पत्नी बनकर उसके घर आ चुकी थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था। स्वर्णिम और संभावना की शादी को लगभग 1 साल होने को था और स्वर्णिम की उम्र भी करीब 25 साल हो चुकी थी कि एक दिन घर में हाहाकार मच गया। एक सड़क दुर्घटना में स्वर्णिम की अकाल मृत्यु हो गई। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब कुछ क्या हो गया। संभावना तो बिल्कुल जड़ हो गई थी कि क्या ऐसा भी हो सकता है। मतलब यह सब कुछ अंधविश्वास नहीं था। स्नेहा जी और दादी माँ का रो रो कर बुरा हाल था। उनका डर सच साबित हो गया था। रुशाली और हर्षित भी हैरान थे कि अचानक यह कैसा तूफान आ गया, पर जो होना था हो चुका था। स्वर्णिम इस दुनिया से जा चुका था। संभावना अपनी माँ और बाकी के परिवार को अकेला छोड़कर सब लोग टूट गए थे कि यह कैसा तूफान आ गया इस घर में। स्वर्णिम की माँ बोल रही थी, मैंने पहले ही बोला था कि हमारे घर पर कोई श्राप है, इसलिए मैं नहीं चाहती थी कि स्वर्णिम 25 साल से पहले शादी करे। अब संभावना का क्या होगा? हमने तो फिर भी अपने बच्चों के सहारे ज़िंदगी काट ली। चलो ठीक ही है, संभावना के ऊपर कोई बच्चों की जिम्मेदारी नहीं है। हम उसकी ज़िंदगी बिखरने नहीं देंगे, हम उसकी दूसरी शादी करा देंगे। रुशाली भी बोल रही थी, हाँ मम्मी सही बोल रही हो। संभावना का क्या होगा? अभी उसकी उम्र ही क्या है। हम संभावना की दूसरी शादी कर देंगे, आखिर उसे भी तो ज़िंदगी जीने का हक है। स्वर्णिम तो हम सबको अकेला छोड़कर जा चुका है। लेकिन तभी संभावना ने बोला, नहीं, मैं दूसरी शादी नहीं कर सकती। मैं कभी भी दूसरी शादी नहीं कर सकती। मैं इसी घर में रहूँगी। स्वर्णिम की विधवा बनकर। सुनकर सब हैरानी से संभावना की ओर देखने लगे। संभावना के मम्मी पापा भी संभावना की ओर देखने लगे और बोले, बेटा पहाड़ सी ज़िंदगी है, मानते हैं तेरे साथ बहुत गलत हुआ, लेकिन फिर भी तुझे सारी बातें भूलकर आगे बढ़ना पड़ेगा। अकेले ज़िंदगी काटनी बहुत मुश्किल होती है। अगर हमें यह बात पहले पता होती कि तेरे घर पर ऐसा कोई श्राप है तो हम तो इस घर में कभी तेरी शादी करते ही नहीं। यहाँ तो हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। इस पर संभावना ने बोला, नहीं पापा, हमारे साथ कोई धोखा नहीं हुआ है। मैंने ही स्वर्णिम को मना किया था आप लोगों से कुछ भी बताने के लिए, वरना आप लोग मेरी शादी यहाँ कभी नहीं करते। लेकिन हाँ, मुझे ऐसा नहीं लगा था कि ऐसा सच में हो सकता है। हम लोग तो इसे बस एक अंधविश्वास मान रहे थे, लेकिन अब जो होना था हो चुका है। पर मैं दूसरी शादी नहीं कर सकती क्योंकि स्वर्णिम की निशानी मेरी कोख में है। मैं स्वर्णिम के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। मैं प्रेग्नेंट हूँ, लेकिन मैंने यह बात अभी किसी को नहीं बताई थी। पर अब जब स्वर्णिम नहीं रहा तो कम से कम उसके बच्चे को तो इस धरती पर आने का पूरा हक है। सुनकर स्नेहा जी और उसकी दादी सासू माँ हैरान हो गए। संभावना प्रेग्नेंट है? मतलब स्वर्णिम तो चला गया,
पर उसका वंश संभावना के पेट में है। अब तो वह लोग भी अपने स्वर्णिम की आखिरी निशानी को चाहते थे। संभावना के माँ बाप चाहते थे कि संभावना अबॉर्शन करवा ले और ज़िंदगी में आगे बढ़ जाए। स्नेहा जी और संभावना की दादी सास ने सब कुछ उसके ऊपर छोड़ दिया था, क्योंकि अपने स्वार्थ में वह संभावना की ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकते थे। रुशाली और हर्षित भी चाहते थे कि संभावना अबॉर्शन करवा ले और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाए, क्योंकि एक बच्चे की माँ से कोई दूसरी शादी नहीं करना चाहेगा। लेकिन हाँ, अगर संभावना अकेली होगी तो आसानी से उसकी दूसरी शादी हो सकती है। और रुशाली और हर्षित का यही कहना था कि संभावना की उम्र ही क्या है, पहाड़ सी ज़िंदगी है, अकेले कैसे काटेगी, उसे ज़िंदगी में आगे बढ़ने का पूरा हक है। लेकिन संभावना ने अपने माँ बाप की बात नहीं सुनी और ना ही रुशाली और हर्षित की। वह स्वर्णिम से बहुत प्यार करती थी और उसने अपनी सास स्नेहा जी से कहा, मम्मी जी, मैं हर हाल में स्वर्णिम के बच्चे को इस धरती पर लाऊंगी और अपने और स्वर्णिम के बच्चे के सहारे अपनी सारी ज़िंदगी काट लूँगी, जैसे आपने और दादी माँ ने काटा है। अब अगर मेरे नसीब में यही लिखा था तो यही सही, और कल से मैं स्वर्णिम की जगह सारा काम भी संभाल लूँगी। संभावना की सास स्नेहा जी और दादी सास भी उसके साथ थी, क्योंकि अब संभावना ने अपना फैसला ले लिया था। वह लोग संभावना का बहुत ख्याल रख रही थी और स्नेहा जी ने संभावना से बोल दिया था पहले वह अपना और अपने बच्चे का पूरा ख्याल रखे और अच्छे से अपने बच्चे को इस धरती पर लेकर आए, उसके बाद वह बिजनेस पर ध्यान दे। तब तक स्नेहा जी पहले की तरह बिजनेस संभाल लेंगी। समय धीरे धीरे ऐसे ही बीत रहा था। संभावना अब घर पर ही रहती थी। एक दिन संभावना अपने कमरे से निकली कि एकाएक फिसल कर गिरने को थी कि घर में काम करने वाली बाई ने उसे पकड़ लिया। उसके बाद दादी माँ और स्नेहा जी ने काम वाली बाई को डांटा भी कि तुमने अगर पोछा लगाया था तो संभावना को बताया क्यों नहीं कि फर्श गीला है। तो काम वाली बाई ने बोला, पर मैंने तो 1 घंटे पहले ही पोछा लगाया था, फर्श अभी तक गीला कैसे हो सकता है। और काम वाली बाई ने उस जगह को छूकर देखा तो वहाँ पर उसे बहुत चिकनाई सी महसूस हुई, जैसे कि वहाँ कुछ लगाया गया हो। और उसने स्नेहा जी और दादी माँ को भी यह दिखाया, जिसे देखकर वह लोग हैरान हो गई और बोली, सच में यहाँ तो जानबूझकर कोई चिकनी चीज़ लगाई गई है। यह कौन कर सकता है? घर में इतने नौकर चाकर हैं, अब किसके ऊपर शक किया जाए? और आखिर हमारा इतना बड़ा दुश्मन कौन हो सकता है? लेकिन फिर भी स्नेहा जी ने अभी जो नई कुक रखी थी उसे काम से निकाल दिया, क्योंकि बाकी काम वाले तो पुराने थे, उन पर उन्हें पूरा भरोसा था। बस इस नई कुक पर उन्हें शक था। और उसके बाद संभावना की सुरक्षा के लिए उन्होंने पूरे घर में सीसीटीवी कैमरे लगवा दिए। पर वह अभी भी हैरान थी कि संभावना से किसी को क्या दुश्मनी हो सकती है। उन्होंने फ़ोन करके रुशाली और हर्षित को भी सब कुछ बताया और बोला कि जिस नए कुक को उन्होंने लगवाया था उसे उन्होंने हटा दिया है, क्योंकि उसके ऊपर उन्हें भरोसा नहीं। रुशाली और हर्षित ने भी बोला, आपने बहुत अच्छा किया, भाभी की कोख में स्वर्णिम की आखिरी निशानी है, उनका पूरा ख्याल रखना ज़रूरी है। खैर, दिन ऐसे ही निकल रहे थे और संभावना भी अपना पूरा ख्याल रख रही थी। एक दिन संभावना डॉक्टर से मिलकर आई थी और डॉक्टर की दवाइयाँ भी लेकर आई थी, जिसे वह खाने जा रही थी। संभावना ने अपनी मल्टीविटामिन और कैल्शियम की दवाइयाँ निकाली तो उसे कुछ अजीब सा लगा, क्योंकि पिछली बार की दवाइयों से वह अलग थी और डॉक्टर ने कोई दवाई बदली नहीं थी। इसलिए उसने वह दवाइयाँ नहीं खाई, क्योंकि वह बहुत सतर्क थी। उस दवाई की फ़ोटो खींचकर उसने डॉक्टर को भेज दी तो डॉक्टर ने बोला, गलती से भी वह दवाइयाँ मत खाना, वरना तुम्हारे बच्चे को बहुत नुकसान होगा। यह कैसे हो सकता है? मैंने तो तुम्हें यह दवाइयाँ लिखी ही नहीं थी। जब संभावना ने अपनी पर्ची से दवाइयों का नाम मैच कराया तो सच में वह दवाइयाँ अलग थी। गुस्से में संभावना और स्नेहा जी दवाई के दुकानदार के पास गए और उनके पास दवाइयाँ रखते हुए बोले, वह ऐसी गलती कैसे कर सकता है? देखो पर्ची पर क्या दवाइयाँ लिखी हैं और तुमने हमें क्या दवाई दी है। दुकानदार भी हैरान हो गया और बोला, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं आपको गलत दवाई क्यों दूंगा? ऐसा हो ही नहीं सकता। इस पर संभावना और स्नेहा जी भड़क गए और बोले, तो मतलब हम झूठ बोल रहे हैं? हम खुद के होने वाले बच्चे के ऊपर खतरा मोल लेंगे? आप दवाइयों के दुकानदार हो, आपको तो पता ही होगा कि अगर एक प्रेग्नेंट लेडी यह दवाई खा ले तो उसके साथ क्या हो सकता है। दुकानदार भी हैरान था कि उससे इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है और उसने अपने दुकान का सीसीटीवी कैमरा चेक किया
जिसे देखते ही वह सारा माजरा समझ गया और उसने वह क्लिप स्नेहा जी और संभावना को भी दिखाई। संभावना जब दवाइयाँ खरीद रही थी तो काउंटर पर दुकानदार ने दवाइयाँ रखी थी, लेकिन बगल में एक औरत ने घूंघट लिया हुआ था और मास्क भी लगा रखा था, जिससे उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। उसने बहुत सफाई से काउंटर पर रखी दवाइयों को अपने हाथ में पड़ी दवाइयों से बदल दिया था, जिसे कोई देख नहीं पाया था, और संभावना उन्हीं दवाइयों को लेकर निकल गई थी। अब यह सब कुछ देखकर संभावना और स्नेहा जी हैरान हो गई। घर जाकर उन्होंने दादी माँ को सारी बातें बताई। वह भी हैरान हो गई। यह तो कोई बहुत बड़ी साजिश हो रही है। हमारा बेटा तो रहा नहीं, अब हमारे बेटे के आने वाले वंश को कोई मारना चाह रहा है। आखिर इतना घटिया काम कौन कर सकता है। स्नेहा जी और संभावना और ज़्यादा सतर्क रहने लगी। रोशाली को भी संभावना ने फ़ोन पर सारी बातें बताई। रोशाली ने बोला, भाभी आप अपना पूरा ख्याल रखिए। ज़रूर आपके पीछे कोई लगा हुआ है जो नहीं चाहता कि हमारे भाई की औलाद इस दुनिया में आए। आपको अपना ख्याल रखना ही होगा, पर ऐसा कौन कर रहा होगा और क्यों कर रहा होगा। वैसे भी इतने बड़े श्राप के कारण हमारा भाई तो इस दुनिया से जा चुका है। अब कम से कम उसकी औलाद तो इस दुनिया में आ जाए, वरना इतनी ज़्यादा संपत्ति धन दौलत को देखने वाला कौन रहेगा। संभावना, स्नेहा जी और उसकी दादी सास को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। यह सब कुछ क्या हो रहा है और कौन कर रहा है। आज संभावना को स्वर्णिम की बहुत याद आ रही थी और वह खुद पर काबू नहीं पा रही थी, और वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और बोलने लगी, स्वर्णिम तुम मुझे छोड़कर कहाँ चले गए और क्यों चले गए। मुझे तुम्हारी बहुत ज़रूरत है। तुमने मुझे बीच मझधार में क्यों छोड़ दिया। संभावना की हालत देखकर स्नेहा जी और दादी माँ भी बहुत परेशान हो गए और वह भी रोने लगे। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यह कैसी मनहूसियत आ गई है इस घर में, और यह सब क्या हो रहा है। क्या सच में संभावना के बच्चे को मारने की कोशिश की जा रही थी, या यह सिर्फ उनका वहम था। क्या सच में संभावना के परिवार के ऊपर कोई श्राप था, जिसकी वजह से उसके परिवार के पुरुष 25 वर्ष की आयु में मर जाते थे, या यह सिर्फ एक अंधविश्वास था। जानने के लिए इंतज़ार कीजिए इसके अगले पार्ट का। यह कहानी अभी यहीं तक, जल्द ही इसका अगला पार्ट पब्लिश कर दिया जाएगा। अगर कहानी पसंद आ रही हो तो कड़वा सत्य को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।